हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डे स्टडी। आज अमाल कमीशन का लेक्चर नंबर 13 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमाल कमीशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करता हूं अमाल कमीशन, बट आज अमाल कमीशन इन द नेचर ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। पहले तो समझते एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। अमाल कमीशन मैंने बताया था, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब करती है, या दो कंपनी को एक कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है। बराबर है, दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनता है, मर्जर होता है। एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और एक तीसरा पार्ट होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अपने ही कंपनी को हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। जैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, असेट का वैल्यू चेंज करते हैं, लायबिलिटीज का वैल्यू चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? बिकॉज अपने को ऐसा कि भाई बहुत टाइम हो गया, कंपनी के अंदर सेम बिजनेस चल रहा है लेकिन कुछ इनोवेशन नहीं है, रिनोवेशन नहीं है, तो अपन चेंजेस करते हैं। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी अमाल कमीशन का एक पार्ट है। उसके अंदर भी यही होगा, एक कंपनी होगा, वो बोलेगा यार बहुत टाइम हो गया, चल कंपनी चेंज करता हूं। अभी इसके अंदर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाहर से चेंजेस करेंगे। बराबर है, मालिक वगैरह सब वही रहेगा लेकिन वैल्यूज को बदल देंगे। कैपिटल का वैल्यू पहले इतना था, अब इतना कर देंगे। इन शॉर्ट जो वैल्यूएशन चेंज होगा शेयर कैपिटल का, वो पीसीबी बन जाएगा। बट वो पीसी नहीं होता है, खाली इतना है कि अपन एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। बोलते तेरा कैपिटल इतना था, अब तेरा वैल्यू इतना हो गया। इन शॉर्ट तेरा वो बिजनेस दे दे, हम एक नया बिजनेस बना रहे हैं, बट उस बिजनेस का कैपिटल इतना होगा और जो बिजनेस का कैपिटल होगा वही बिजनेस का पीसीबी होगा। बस ये बात समझना है, बाकी एवरीथिंग विल बी सेम। यहां पे आज जो सम कर रहा हूं इसमें ओल्ड कंपनी का बुक भी सॉल्व करूंगा, न्यू कंपनी का भी बुक सॉल्व करूंगा, बैलेंस शीट भी करूंगा, मतलब एक कंप्लीट पैकेज। ओल्ड कंपनी लेजर बनता है और जर्नल बनता है, बट जर्नल नहीं ले रहा हूं, लेजर ले रहा हूं। न्यू कंपनी का जर्नल बनता है और न्यू कंपनी का बैलेंस शीट, मतलब ये सब चीजें आज के सम में करवा देता हूं। तो ये लास्ट लेक्चर अज्यूम करता हूं अमाल कमीशन, इसके बाद नहीं ले रहा हूं अमाल कमीशन। अमाल कमीशन वाइंड अप करूंगा आज। एलएलपी चल रहा है, एलएलपी में और 2 लेक्चर्स दूंगा, वो भी वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। द फॉलोइंग वाज द समरी बैलेंस शीट ऑफ डीटी लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम है डीटी लिमिटेड, उसका बैलेंस शीट दिया गया है। प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन अरियर ₹40,000। 40,000 रुपया डिविडेंड अरियर। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन याद करो, ऐसा ही कुछ होता था, ये भी ऐसा ही है। तो इसका कुछ करेंगे क्या? इंफॉर्मेशन है, वेरी गुड। द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज ड्यूलर है, ये तो वैसे ही दिख रहा है। कंफ्यूज हो गया स्टूडेंट, सर ये अमाल कमीशन है क्या, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है? जरा ध्यान देना उसमें इसमें फर्क क्या है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज ड्यूली सैंक्शन। अभी तक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लग रहा है, बट यहां पे आ गया न्यू कंपनी टीडी लिमिटेड इज फॉर्म। इंटरनल में ऐसा नहीं आता है, फर्क समझ गया? डीटी था, अब नया कंपनी को हमने एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्या कर दिया, टीडी कर दिया। समझा वर्षा? फॉर्म विथ ₹15 लाख एज एन ऑथराइज्ड कैपिटल। मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 15 लाख। कैपिटल डिवाइडेड इनटू 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। मतलब कितने शेयर्स है मेरे पास? 1,50,000 शेयर्स रहेंगे टीडी लिमिटेड में। मतलब ये नया कंपनी है और डीटी पुराना कंपनी है। अभी दिमाग में वही रखो, चाहे एक्सटर्नल हो कुछ भी, अपने लिए अमाल कमीशन जैसा ही सॉल्व करना है। तो टीडी कंपनी नया कंपनी, डीटी कंपनी पुराना कंपनी। ठीक है, नए कंपनी में कितने शेयर्स है? 1,50,000 शेयर्स, एक का वैल्यू है 10। अभी तक ये इंफॉर्मेशन था, पीसी नहीं था। न्यू कंपनी विल एक्वायर डीटी लिमिटेड, नया कंपनी इसको एक्वायर करने वाला है ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 है ओल्ड कंपनी डिबेंचर will be paid by similar debenture in the new company। पुराना डिबेंचर को नया डिबेंचर से अपन रिप्लेस करेंगे, कुछ भी नया नहीं, जितना था उतना ही देंगे। क्या ये पीसी है जादव? क्यों? मालिक नहीं है, ओनर नहीं है। बराबर, तो ये लायबिलिटीज का वैल्यूएशन जैसा है वैसे बुक वैल्यू पे लिखने बोला है, लेकिन आगे और भी बोला है फॉर अरियर ऑफ इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट बाकी है क्या? हाँ, इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन बाकी है। कितना बाकी है? 45,000। फॉर अरियर ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिविडेंड के इंटरेस्ट, सॉरी डिबेंचर के इंटरेस्ट पे
ये जो 45,000 का इंटरेस्ट बाकी है उसके बदले में हम उनको क्या देंगे, इक्विटी शेयर। मतलब 45,000 के बदले में पैसा नहीं देंगे, 45,000 के बदले में उनको क्या देंगे, इक्विटी शेयर। क्या ये पीसी है? क्या ये पीसी है? नो, मालिक को दे रहे क्या? समझा? मतलब इंटरेस्ट के जगह पे अब इंटरेस्ट हट जाएगा, उसके जगह पे क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स। क्योंकि बोला इंटरेस्ट की जगह पे हम क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर्स। समझा? वेरी गुड। आगे, क्रेडिटर विल बी पेड फॉर एवरी ₹100। पीसी क्रेडिटर्स को भी पे करे बट वो पीसी नहीं है। क्रेडिटर्स को कह रहे हर 100 रुपए के बदले में आपके क्लेम के 16 कैश देंगे। 100 रुपए के बदले में 16 रुपया कैश देंगे। एंड 10 इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी। 100 रुपया है तो 16 रुपया कैश और 10 इक्विटी शेयर्स। 100 रुपया अगर है तो 16 रुपया कैश और एक नहीं 10 इक्विटी शेयर्स एंड 10 इक्विटी शेयर्स। मतलब जो भी उनका क्लेम है उसके क्लेम के बदले में अपन उनको 16 रुपया भी देंगे और हर शेयर हर 100 रुपए के लिए 10 रुपए का शेयर्स भी देंगे, 10 शेयर्स भी देंगे। बट ये पीसी नहीं है। क्या करने का वर्किंग बताऊंगा, अभी खाली ध्यान में रखो कि क्रेडिटर्स के ऊपर भी और इक्विटी शेयर इंटरेस्ट के ऊपर भी इक्विटी शेयर्स और कैश देना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर मालिक है सर, मालिक है, पीसी पीसी पीसी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड 10 इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी फॉर ईच शेयर्स हेल्ड बाय देम इन ओल्ड कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम कितने शेयर देने की बात कर रहे हैं, 10 शेयर देने की बात कर रहे हैं इन ओल्ड कंपनी। दे विल नॉट प्रेस देयर डिविडेंड। और बोला भाई डिविडेंड मत मांगना, डिविडेंड मांगने की जरूरत नहीं है। अब वो तो कंटीजेंट लायबिलिटीज, उसकी एंट्री आएगी क्या, नहीं। मतलब उनको सिर्फ हमने क्या बोला, हम कितना शेयर देंगे, 10 शेयर देंगे न्यू कंपनी फॉर ईच शेयर हेल्ड इन बाय देम। एक शेयर के बदले में 10 शेयर हमसे ले लो, ठीक है। ये हो गया पीसी। प्रेफरेंस शेयर मालिक होता है, मालिक को पैसा दे रहे मतलब पीसी है। पैसे में हम इनको क्या दे रहे, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर विल बी गिवन 10 इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी फॉर 3 शेयर हेल्ड इन द ओल्ड कंपनी। पीसी। इक्विटी शेयर होल्डर को 10 शेयर देंगे, कितने के बदले में, 3 शेयर है तो। समझा? तो ये दोनों लाइन था तुम्हारा पीसी का। एक्सपेंसेस हुआ 20,000 का बोन बाय द न्यू कंपनी। 20,000 का खर्चा किया न्यू कंपनी। क्या ये पीसी है क्या? खर्चा पीसी का पार्ट नहीं होता है सर। ऐसे पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन बोला है सर। हाँ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है, लेकिन क्या वो मालिक को 20,000 देंगे क्या अपन? वो तो अपना ही खर्चा है, वो तो अपने लिए। हाँ पीसी दिया लेकिन 20,000 का खर्चा भी हुआ, तो पीसी का पार्ट बनेगा क्या वो? पीसी का पार्ट मतलब वो 20,000 अगर मैं उनको देता तो, बट ये खर्चा तो नए कंपनी का हो रहा है, तो मेरे लिए खर्चा ही है ये। बिजनेस खरीदते समय खर्चा हुआ और कुछ भी नहीं, तो पीसी में ऐड नहीं होगा ये। न्यू कंपनी विल टेक करंट असेट एट देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट स्टॉक विच विल बी रिड्यूस्ड बाय 15,000। इनटेंजिबल असेट्स नॉट अपीयर्ड इन न्यू बैलेंस शीट। मतलब ये सब वैल्यूएशन पीसी तो मिल गया, लमसम अमाउंट दे दिया है, अब वैल्यूएशन लगा है कि करंट असेट को बुक वैल्यू पे लेने का है, एक्सेप्ट स्टॉक जिसका वैल्यू 15,000 कम करके लेने का है। इनटेंजिबल असेट दिखाने की जरूरत नहीं है। इस सम का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे, नॉट अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट, एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट बीइंग मेड इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट का एप्रोप्रिएट वैल्यू लगाने का है, अपने को क्वेश्चन में नहीं दिया। अब ये कैसे लगाना, ये इस सम में सीखना है। और ऐसा एडजस्टमेंट नॉर्मल में भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, पहली बार ऐसा एडजस्टमेंट आया, जरा ध्यान देना। बाकी यू आर रिक्वायर्ड टू, नहीं सॉरी, रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स इन द न्यू कंपनी आर इशूड टू द पब्लिक एट फुल्ली पेड। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट ये कर लोगे, बट इंपॉर्टेंट ये फिक्स असेट वाला है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ डीटी, डीटी मतलब ओल्ड कंपनी, रियलाइजेशन अकाउंट एंड डीटी इक्विटी शेयर अकाउंट, बस 2 ही अकाउंट बनाने बोला है। और इन द बुक्स ऑफ टीडी लिमिटेड जर्नल एंट्री एंड बैलेंस शीट। पुराने की बुक में लेजर बनाना है और नए की बुक में जर्नल और बैलेंस शीट। क्वेश्चन मैंने अभी तक एक्सप्लेन कर दिया, अब अपन सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन पढ़ के दिमाग में क्या क्या पिक्चर्स है, क्लियर है?
सबसे पहला लाइन था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, फिर मालूम पड़ा नया कंपनी 15 लाख है, पीसी नहीं है, फिर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को कुछ पैसा दिया था, क्रेडिटर्स को कुछ पैसा दिया, ये सब पीसी का पार्ट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर से चालू कर रहा हूं। Preference shareholder are paid 10 equity shares in the new company for each shares held by them. तो preference shares, एक शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास कितने शेयर्स है? कितने शेयर्स है? एक शेयर का वैल्यू 100 है, मतलब मेरा शेयर्स तो 2500 है ना, तो 2500 शेयर्स के बदले में कितने शेयर्स मिलेंगे? 10 बढ़ जाएंगे ना, 25,000 शेयर्स मिलेंगे, बराबर 25,000 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। और कितने में मिलेंगे भाई? तो उसने बोला है प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, जो फेस वैल्यू इतना है, फेस वैल्यू कितना है इसके शेयर्स का? 10 रुपया, उसका 100 था। डीडी कंपनी का इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10, मतलब अपने को 25,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब 2.5 लाख रुपया मिलेगा। किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो ये हाफ पीसी हो गया। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर को भी 10 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, बट कितने शेयर्स है? तो 3 शेयर्स है, तो 3 शेयर्स है तो 10 शेयर्स मिलेंगे। इक्विटी शेयर्स कितना है मेरे पास? 12,000 इक्विटी शेयर्स है, तो 12,000 शेयर्स का कितना पैसा मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 40,000 शेयर्स, एक का वैल्यू है 10, तो 4 लाख हो गए। मतलब इक्विटी प्लस सॉरी प्रेफरेंस शेयर का पैसा, इक्विटी शेयर का पैसा, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल पीसी कितना हो गया? और दोनों को हमने क्या दिया? इक्विटी शेयर्स। कोई प्रीमियम है क्या? नहीं। कितना पीसी दिया? अब देखेंगे फायदा या नुकसान, वैल्यूएशन करेंगे ना, बराबर। वैल्यूएशन करने में एक एडजस्टमेंट दिया है क्या, कि न्यू कंपनी विल टेक करंट असेट एट देयर बुक वैल्यू एक्सेप्ट स्टॉक विच विल बी वैल्यूड एट 115 reduced by 15,000। इनटेंजिबल एसेट लेना नहीं है, फिक्स एसेट का वैल्यूएशन। बट उसके पहले ऊपर भी एडजस्टमेंट था, डिबेंचर्स के ऊपर एडजस्टमेंट था। क्या था? न्यू कंपनी टीडी लिमिटेड हो गया, द कंपनी विल एक्वायर डीटी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ओल्ड कंपनी डिबेंचर विल बी पेड बाय सिमिलर डिबेंचर इन द न्यू कंपनी। डिबेंचर का वैल्यू कितना था? अभी भी अपने लिए कितना रहेगा? 5 लाख, बराबर है। बट इंटरेस्ट कितना है? फॉर द अरियर ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट इक्विटी शेयर विल बी इशूड। मतलब इंटरेस्ट भी पूरा ही लेके जा रहा है वो, खाली इंटरेस्ट के बदले में उसकी कंपनी वो क्या देगा? इक्विटी शेयर। बट अभी इंटरेस्ट लेके जा रहा है ना, कितने में लेके जा रहा है? से। समझा? क्रेडिटर्स, ध्यान से, क्रेडिटर्स विल बी पेड फॉर एवरी ₹100 ऑफ देयर क्लेम 16 कैश एंड 10 इक्विटी शेयर्स। ध्यान दो वर्किंग की तरफ। क्रेडिटर्स, कैश का वर्किंग पहले कैलकुलेट करो। क्रेडिटर्स है अगर 100 रुपए के, 100 रुपए के क्रेडिटर्स है तो कैश कितना मिलने वाला है? समझा? समझा? तो क्रेडिटर्स है कितने मेरे? 5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स है, तो कितना कैश मिलेगा मुझे? 80,000। समझ में आया? आगे और भी है, 16 रुपए के हिसाब से 80,000 कैश मिलेगा, प्लस उसने और भी बोला था कि 10 इक्विटी शेयर्स मिलेगा। तो क्रेडिटर्स अगर 100 रुपए के हैं तो अपने को कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे? 10 शेयर्स मिलेंगे। अपने पास क्रेडिटर्स कितने? 5 लाख। 5 लाख ही है ना, तो 5 लाख रुपए के क्रेडिटर्स में कितने शेयर्स मिलने वाले? 50,000। 50,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, मतलब 5 लाख रुपए। इन शॉर्ट मेरे क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना हुआ? 5 लाख प्लस 80, 5 लाख। इनडायरेक्टली सीधा बोलता भाई क्रेडिटर्स का वैल्यू 5 लाख 80, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते थे, बट ऐसा घुमा के दिया उसने। समझा? तो क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना लिखने का है? 5 लाख 80। डन? समझा ये? फिर तो प्रेफरेंस शेयर्स था, ये था। इधर करंट असेट, करंट असेट में क्या क्या आने वाला है? स्टॉक आने वाला है, डेटर्स आने वाला है, बैंक बैलेंस, बराबर है। किसका है भाई? कैसा है भाई तुम लोग का? साइलेंट करने नहीं होता है? ये ले, रहने दे, साइलेंट कर लेना बेटा, साइलेंट कर दे। देखो एडजस्टमेंट में दिया था, न्यू कंपनी विल टेक करंट असेट एट देयर बुक वैल्यू। करंट असेट मतलब स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस। लेकिन स्टॉक को कितने में लेने बोला है? उसने बोला था एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट स्टॉक विच विल बी रिड्यूस्ड बाय 15। स्टॉक का वैल्यू कितना है? 15,000 कम कर दो,
बराबर। डेटर्स को बुक वैल्यू पे लेके जाएंगे, बैंक बैलेंस बुक वैल्यू पे जाएगा। इनटेंजिबल असेट्स आने वाला नहीं है, क्लियरली उसने बोला था। देखो, इनटेंजिबल असेट्स विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो गुडविल इनटेंजिबल है और वैसे भी लिखते नहीं है, जब लमसम अमाउंट होता है तो गुडविल लिखते नहीं है, तो गुडविल तो आएगा नहीं। तो हो गया, फिक्स असेट के ऊपर एडजस्टमेंट था, ये अपने को फाइंड करना है। और कोई है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस आएगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा नहीं, असेट खत्म। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिबेंचर, और कुछ आएगा क्या? अब खाली बच गया है फिक्स असेट का एप्रोप्रिएट वैल्यू लगाना है। अब वो एप्रोप्रिएट वैल्यू कैसे लगाएंगे समझते। चलिए, टोटल करो असेट का कितना आ रहा है, असेट का टोटल करो कितना आ रहा है, एक्सेप्ट फिक्स असेट करो टोटल 5,45,000, मैंने रफ में लिखा है 5,45,000। लायबिलिटीज का टोटल ले लो, कितना आ रहा है 10 और 11,25,000, 11,25,000। मैंने पीसी कितना दिया इस बिजनेस को? 6.5 लाख में बिजनेस खरीदा है। अब जरा ध्यान देना, पीसी लायबिलिटीज होता है और ये भी इसकी लायबिलिटीज है, मतलब टोटल लायबिलिटीज कितनी हो गई? 11,25,000 प्लस 6.5 लाख, कितने की लायबिलिटीज हो गई? 17,75,000 पे करना है, बदले में असेट कितने का आ रहा है? 5,45,000 का ही आया है। तो 17,75,000 में अगर 5,45,000 का ही असेट आया तो बचा वो वैल्यू किसका? फिक्स असेट का। कितना? 12,30,000। हाँ, ये नो प्रॉफिट नो लॉस में चलने वाला है। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे गुडविल नहीं आया, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या आया? फिक्स असेट। समझ में आया कैसे निकाला फिक्स असेट का वैल्यू? समझा? तो फिक्स असेट का वैल्यू कितना आ गया? 12,30,000। अंडरस्टूड। अब इसका टोटल ले लो, इसका टोटल 17,75,000, 11,25,000, इसमें माइनस करोगे पीसी कितना हो गया? 6.5 लाख। नो प्रॉफिट नो लॉस। अंडरस्टूड। इनडायरेक्टली इनटेंजिबल असेट आने वाला ही नहीं था इधर। पीसी समझा? समझा? वापस अपने को क्वेश्चन में फिक्स असेट का वैल्यूएशन नहीं दिया था, और फिक्स असेट का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया? फिक्स असेट लिख के रखा है बट इसका वैल्यू नहीं मालूम है। जितना असेट आया उसका टोटल लिया, जितना लायबिलिटीज आया उसका टोटल, पीसी का टोटल लिया। पीसी तो मालूम ही था, तो पीसी भी लायबिलिटीज होता है और टोटल लायबिलिटी तो लायबिलिटी है। तो टोटल लायबिलिटीज है 17,75,000 की, लेकिन असेट सिर्फ 5,45,000 ही है। तो जो डिफरेंस है वो क्या है? गुडविल नहीं, डिफरेंस जो है वो फिक्स असेट है। समझ में आया क्या? क्लियर। तो यहाँ पे फिक्स असेट का वैल्यू 12,30,000 आया, मैंने फिक्स असेट में लिखा। अब असेट का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल, असेट माइनस लायबिलिटी 6.5 लाख पीसी आ जाएगा, मतलब उतना का बिजनेस उतने में ही खरीदा। नो प्रॉफिट नो लॉस। अंडरस्टूड? अभी बस अभी काम खत्म भाई, पीसी कर लिया है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते। पहला ओल्ड कंपनी का लेजर बनाता हूं, रियलाइजेशन, और बस इतना ही बना है। नॉर्मली क्या क्या बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट, मालिक का अकाउंट, और यहाँ पे मालिक दो है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। फिर न्यू कंपनी अकाउंट, और न्यू कंपनी जो देगा वो सब बनता है, बट क्वेश्चन ने सिर्फ डिमांड किया था रियलाइजेशन और डीटी इक्विटी शेयर, तो हमने दो ही अकाउंट बनाया। ठीक है, अब स्टेप क्या है? बैलेंस शीट खाली करो। कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू, पीसी वैल्यू पे नहीं। तो सब असेट खाली होगा, गुडविल, फिक्स असेट सब खाली होगा। तो यहाँ पे गुडविल खाली किया 25, फिक्स असेट खाली किया, यही वैल्यू, वो वैल्यू नहीं। स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस खाली किया। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस मालिक को मिलेगा, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस मालिक को जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस मालिक को जाएगा, डेबिट है तो डेबिट में ही जाएगा। सब असेट खाली हो गया। क्लियर। लायबिलिटीज खाली करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा, बनाए क्या? इक्विटी शेयर्स में जाएगा, डिबेंचर्स रियलाइजेशन में, इंटरेस्ट रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स रियलाइजेशन। डिबेंचर्स आ गया, बुक वैल्यू 5 लाख, इंटरेस्ट आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, कैपिटल आ गया, और कुछ है क्या इधर? नहीं। बैलेंस शीट खाली हो गया। पीसी मांगेंगे, कितना पीसी मांगेंगे? 6.5 लाख। तो अपना तो इनकम है, इधर क्रेडिट, और न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट बनाए क्या? तो यहाँ पे क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट आएगा इसका? नहीं। पीसी मिलेगा। अब पीसी में दो जन को पीसी मिल रहा है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है? 4 लाख। किया ना वर्किंग हमने, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में इधर कितना आएगा? 4 लाख। समझा? प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा, अपने को कुछ मतलब है क्या उससे? पीसी मांगा, पीसी मिल गया, क्लोजिंग, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज।
18,70,18,70 बैलेंस है 175, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट 175। टोटल करो देखो टैली हो जाएगा। 10 लाख इधर हो गया, 11 लाख, 12 लाख, 12 लाख। समझा? डन। अब न्यू कंपनी की तरफ जाते हैं। न्यू कंपनी में जर्नल एंट्री आने वाला है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ डीटी लिमिटेड 6.5 लाख, 6.5 लाख। क्या क्या खरीदा? स्टॉक, फिक्स असेट, डेटर्स, बैंक बैलेंस, बराबर। और लायबिलिटीज में डिबेंचर, इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स। यहाँ पे स्टॉक, डिबेंचर्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, फिक्स असेट, टू डिबेंचर्स, टू क्रेडिटर्स और टू इंटरेस्ट ऐड कर दिया इसके अंदर। 5,45,000 देखो ऐड कर दिया है, अलग से दिखाया नहीं है। तो डिबेंचर्स 5,45,000 ऐड करके दिखा दिया। आप अलग से दिखाओगे चलेगा। बिजनेस परचेज कितने का? 6.5 लाख। एंट्री क्लियर। अभी पेमेंट करेंगे। पेमेंट तो लिक्विडेटर को करेंगे, तो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट 6.5 लाख टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल 6.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर ने इक्विटी शेयर ही दिया था, बराबर है। पीसी खत्म, इतनी एंट्री आती। बट यहाँ पे चेंजेस है। कौन से चेंजेस आने वाले? डिबेंचर इंटरेस्ट को इक्विटी शेयर्स दिया, क्रेडिटर्स को इक्विटी शेयर्स दिया, याद है। फिर 20,000 का इसने कुछ खर्चा किया। ये सारे एडजस्टमेंट थे, तो एक एक करके सॉल्व करते। पहला डिबेंचर 5,45,000 था, 5 लाख तो कैपिटल का दिया और इक्विटी शेयर्स 45,000 का दिया। 5,45,000 का पुराना डिबेंचर लिया, उसमें 5 लाख तो उनको जैसा था वैसे ही दिया और बाकी 45,000 का क्या दिया? इक्विटी शेयर। याद है ना, पहला एडजस्टमेंट यही था ओल्ड कंपनी का। फिर क्रेडिटर्स को अपन ने कैश भी दिया और क्रेडिटर्स को हमने इक्विटी शेयर भी दिया। तो कितने के क्रेडिटर्स लिए थे? 5,80,000 के। 5,80,000 में क्रेडिटर्स को 80,000 कैश दिया और बैलेंस क्या दिया आपने यहाँ पे? 5 लाख इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे बैंक 80,000 और कैपिटल 5 लाख। समझा? पक्का? उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स आएगा नहीं, इक्विटी शेयर। एक्सपेंसेस हुआ 20,000 का। एक्सपेंसेस अपने लिए खर्चा है तो लॉस है, जो भी लॉस है उसे गुडविल कहते हैं। क्या बात है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 20,000। समझ में आ गया? फिर और कोई खर्चा? न्यू कंपनी विल टेक करंट एसेट हो गया। रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स वेर इशूड। ये पॉइंट अभी अपने को समझना है। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है? 15 लाख। 15 लाख, एक शेयर का वैल्यू अगर 10 है तो मेरे पास कितने शेयर है? 1.5 लाख शेयर है। चलो भाई 1.5 लाख शेयर है। 1.5 लाख में से मैंने कितने बेच दिए शेयर्स? बताओ, मैंने कितने शेयर्स बेच दिए? पहले तो 2,500 शेयर्स मैंने बेचे थे, 25,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को। पहला एडजस्टमेंट पीसी का। इक्विटी शेयर्स को 40,000 शेयर्स दिया, 6.5 लाख का शेयर्स दिया था ना, बराबर। डिबेंचर होल्डर में इंटरेस्ट में 45,000 मतलब 4,500 शेयर्स। क्रेडिटर्स को 5 लाख के शेयर्स मतलब 50,000 शेयर्स तो इधर ही दे दिए, 50,000 शेयर्स इधर ही दे दिए, बराबर है। और कुछ है? नहीं। तो इसमें सब माइनस करो, कितना बचता है? 30,000। तो अभी अपने को कितने शेयर इश्यू करने गए? समझा? तो अभी इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एंट्री क्लियर। डन। जर्नल एंट्रीज क्या क्या आया, समझा क्या? नॉर्मली जर्नल एंट्रीज इधर खत्म होता है न्यू कंपनी का, बट अगर कोई नया एडजस्टमेंट लोग करते तो उसकी एंट्री पास करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या बनाने का है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आई होप सबको याद है। मैंने जर्नल एंट्रीज इधर ही रखा है। नोट्स टू अकाउंट में सिर्फ 2 ही बना है, कैपिटल एंड कैश, बाकी किसको बनाने की जरूरत नहीं थी। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? देखो अपने पास 15 लाख पूरे इश्यू कर दिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा 15 लाख आएगा। कैसे? इक्विटी शेयर देखते जाओ। कैपिटल कितना? 6.5 लाख। कैपिटल कितना? 45। कैपिटल कितना? 5 लाख। कैपिटल कितना? 60। सब प्लस करके चेक करो, 15 लाख आएगा ही। पूरा इश्यू कर दिया ना, इक्विटी शेयर हो गया। उसके बाद और कुछ है? कैश का टोटल करते। देखो कैश मेरे पास पहले से कितना था? 7,000। फिर कैश आया आया आया, क्या आया? देखो 7,000 पहले था और कैश 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 गया 80,000, तो माइनस होगा। फिर कैश 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 फिर गया 20,000। फिर कैश आया 3,05,000, तो ये ऐड होगा। कितना कैश आ रहा है? देखो 2,12,000 बच रहा है। 7,000 मेरे पास था, 3,05,000 इश्यू करके आया, तो 3,12,000 हुआ।
उसमें से 1 लाख गया, 2,12,000 कैश। समझा? बस ये 2 नोट शो अकाउंट बनाया। अब मैंने मेरा शेड्यूल बना दिया। कैपिटल में कितना शेयर कैपिटल? 15 लाख। कोई रिजर्व एंड सरप्लस है क्या? नहीं। बोरोइंग्स है क्या? डिबेंचर्स है अपने पास। कितने का डिबेंचर्स है? 5 लाख बराबर 45,000 तो इक्विटी शेयर्स में जाएगा। टोटल हो गया इसका 20 लाख और कुछ भी नहीं था। अदर लायबिलिटीज में कुछ भी नहीं है। कहाँ है क्रेडिटर्स? उनको भी इक्विटी दे दिया था ना। ये क्रेडिटर्स को भी इक्विटी दिया, इसको भी, खाली एक ही लायबिलिटीज है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे असेट्स में फिक्स असेट 12,30,000 डेटर्स, बैंक बैलेंस अपने को मालूम है, डेटर्स और स्टॉक ये सब अलग अलग जाएगा। इनटेंजिबल असेट में गुडविल है 20,000 का। करंट असेट के अंदर इन्वेंट्रीज है 2,88,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,50,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12 लाख, 2,12,000, टोटल करके चेक करो 20 लाख। बैलेंस शीट छोटा सा था, बन गया। समझा फॉर्मेट? बस इतना ही था और कुछ भी नया नहीं है। इतना सब आपने किया हुआ है। फॉर्मेट अच्छे से लर्न करो, ये भी बन जाएगा। ठीक है, आज इतना ही करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।